हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था भैया? डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे लिख लेता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। कोई बताएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। और डाइजेस्टिव का मतलब क्या है? डाइजेशन, यानी कि पाचन। अब पाचन क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था कि जटिल भोज्य पदार्थों को, जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, या फिर डाइजेशन कहलाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र कहा जाता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने का काम करता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? या फिर मैंने इसकी एक डेफिनेशन और बताई थी कि ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। फिर मैंने आपको भोजन के अवयव बताए थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर यानी कि जल, और इसके अलावा मैंने विटामिन बताए थे, मिनरल्स बताए थे, है कि नहीं है? इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है और इनसे ही ऊर्जा मिलती है। जल से, विटामिन से और जो मिनरल्स है, इनका पाचन नहीं होता है और इनसे ऊर्जा भी नहीं मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन है, जो पाचन है, ये एक प्रकार की कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि नहीं है? उसके अलावा मैंने एंजाइम के बारे में बताया था कि एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और एंजाइम जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है, जिनका निर्माण हमारे शरीर के ऑर्गन्स करते हैं, जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको कुछ बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखवाए थे, जिनके बारे में कहा था कि मैं भैया इसी चैप्टर में बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो एक दो ग्रंथियों के बारे में तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे कल यह भी कहा था कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है, वसा का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है ये भी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत करने से पहले भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एंजाइम है, जो एंजाइम है, इस एंजाइम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे आप बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। बताओ, आप तीनों में से ही बता दो। बताओ, एंजाइम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है?
कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई एंजाइम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, ये याद रखना भैया, जूस का और एंजाइम का निर्माण करती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। और जो मिश्रित ग्रंथि है, ये जूस का, एंजाइम का और हार्मोन, इन तीनों का निर्माण करती। तो आपका सही राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर ए भी कर रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी कर रहा है, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है ना, वो जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो सिर्फ हार्मोन का निर्माण करती है, और बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस पाचन तंत्र वाले चैप्टर में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, आगे चलते हैं। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। अब आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है भैया। ये तो कल का कुछ रिवीजन था और कल से संबंधित कुछ बातें थी। अब ध्यान से समझना है सारी चीज़ें, और भैया जैसे जैसे पढ़ाता हुआ चलता हूँ वैसे वैसे इनको पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन की जो क्लास है ना, अगर ये आपको समझ में आ गई ना भैया, तो उसका मतलब यह है कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस शुरुआत की 3-4 क्लासें हैं, इन 3-4 क्लासों में ही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। चलिए आगे देखो भैया, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। ये भोजन का अवयव है भैया कार्बोहाइड्रेट। कल मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन होता है और इनसे ऊर्जा मिलती है। तो इनका पाचन किस तरीके से होता है और इनके पाचन में एंजाइम किस तरीके से योगदान देते हैं, उनके बारे में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं है। देखो भैया, कार्बोहाइड्रेट हिंदी में भी सेम लिखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताओ, यानी कि स्रोत बताओ भैया, कि ऐसा क्या खाए जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। तो अब मैं जो जो नाम लिखूंगा इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, जैसे कि फल, जूस, मिठाई, आलू, चावल, मक्का, सब्जी, रोटी, दूध, बादाम, मूंगफली, गुड़, चीनी, शहद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इन सबको खाते हो तो इन सबसे आपको सबसे अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ इनसे कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है कि नहीं है। जैसे कि दूध है, अब दूध में शर्करा भी होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया अगर ये चीज़ आप खाते हो तो इन सब से आप अच्छी मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हो। तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कल मैंने आपसे यही तो कहा था कि आप कुछ भी खा लीजिए, आपको ये भोजन के मुख्य अवयव प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है कि नहीं है, और मिनरल्स है, ये सभी प्राप्त होते हैं भैया। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। अगर आप इन सबको खाओगे तो इन सबसे आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट।
और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा प्राप्त होगा, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। और जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। तो आपको यह प्राप्त होगा भैया, स्टार्च। तो आइए थोड़ी बहुत कहानी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में और जान लेते हैं। देखो भैया, इधर बता देता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेकेराइड। क्या होती है, सेकेराइड होती है। और इस सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला भाग है भैया मोनोसेकेराइड, ठीक है। इसमें इस सेकेराइड की एक इकाई भाग लेती है। कितनी इकाई भाग लेती है, एक इकाई भाग लेती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। नंबर 2 पर आता है ओलिगो सेकेराइड, ठीक है। इसमें एक से अधिक और 10 से कम इस सेकेराइड की इकाइयां भाग लेती है, इस सेकेराइड की इकाइयां भाग लेती है, जिसमें मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। कौन सा पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं भैया, डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। एक मिनट भैया, एक थोड़ी सी स्पेलिंग क्या गलत हो गई। डाइसेकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड में मुख्य रूप से एक से अधिक और 10 से कम इकाइयां भाग लेती है भैया ओलिगोसेकेराइड में, जिसे मुख्य रूप से हम 2 इकाई वाली पढ़ते हैं, यानी कि डाइसेकेराइड पढ़ते हैं। जैसे कि अगर 3 इकाई होगी सेकेराइड की तो ट्राइसेकेराइड हो जाएगा, 4 इकाई होगी अगर सेकेराइड की तो टेट्रासेकेराइड हो जाएगा। तो हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एक है भैया माल्टोज, एक है लेक्टोज और एक है सुक्रोज, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो आती है भैया वो आती है पॉलीसेकेराइड। इसमें 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है, सेकेराइड की 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है। टेंशन मत करो, इन सब के बारे में बाद में पढ़ाएंगे हम। दिख नहीं रहा है कि आपको, थोड़ा सा मैं कैमरा इधर घुमाता हूं। ठीक है। और ये चीजें मैं ऊपर लिख देता हूं। तो तीसरी कौन सी है भैया, यहां तक तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तीसरी कौन सी है, इधर देख लीजिए। तीसरी है भैया पॉलीसेकेराइड। इसमें 10 से अधिक इकाइयां भाग लेती है सेकेराइड की। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज और काइटिन, ये सब। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्यों बताई, एक बार दोबारा से समझा देता हूं, फिर इसका मतलब बताता हूं कि ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई। मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेकेराइड, यानी कि सेकेराइड।
कौन सी होती है? सेकेराइड होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेकेराइड। इस सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक है मोनोसेकेराइड, जिसमें सेकेराइड की एक इकाई भाग लेती है। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी है ओलिगोसेकेराइड, इसमें 1 से अधिक और 10 से कम इकाइयां भाग लेती है। अगर 2 इकाइयां भाग ले रही है सेकेराइड की तो उसे डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 इकाइयां भाग ले रही है तो उसे ट्राइसेकेराइड कहेंगे, 4 इकाइयां भाग ले रही है तो उसे टेट्रासेकेराइड कहेंगे, 5 इकाइयां भाग ले रही है तो उसे पेंटासेकेराइड कहेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाइसेकेराइड के पूछे जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है। और तीसरे नंबर की है पॉलीसेकेराइड, यानी कि 10 से अधिक इकाइयां इसमें भाग लेती है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। ये इसके एग्जाम्पल है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम रूप है ना भैया वो मोनोसेकेराइड है, और सबसे जो जटिल रूप होता है ना वो पॉलीसेकेराइड है। तो मैंने आपसे ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट, जब आप ये सब खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप प्राप्त होता है। तो जटिल रूप में क्या प्राप्त होता है? जब आप इन सबको खाते हो तो आपको स्टार्च प्राप्त होती है। और स्टार्च क्या है? इधर देखो, स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें 10 से अधिक इकाइयां सेकेराइड की भाग ले रही है। तो ये जटिल है भैया, है कि नहीं है? अब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो इसे सरल बनाना होगा हमें। भाई सरल बनाना होगा, इसे तोड़ना होगा। और इसे तोड़ने का काम कौन करते हैं? इसे तोड़ने का काम करते हैं भैया एंजाइम। अब किस तरीके से एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले ये जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ये भैया माल्टोज प्लस माल्टोज में टूटेगा। सॉरी, माल्टोज शुगर में टूटेगा, माल्टोज प्लस माल्टोज में नहीं। सबसे पहले ये स्टार्च जो है ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा भैया माल्टोज शुगर में। कौन तोड़ेगा सब बता दूंगा। ये रहा माल्टोज शुगर जो कि डाइसेकेराइड है, और उसके बाद में माल्टोज शुगर है ये टूटेगा भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि सेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, तो भैया मोनोसेकेराइड है, इसमें भी एक इकाई भाग ले रही है, तो ग्लूकोज भी तो कह सकते हो कि ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। एक ही तो बात हुई, दोनों ही तो, है कि नहीं है? तो भैया हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ग्लूकोज के बाद में इसका कोई भी पाचन नहीं होगा, यानी कि उसके बाद में नहीं टूटेगी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है भैया ये ग्लूकोज। इसके बाद में टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि भैया यहाँ पर देखो मोनोसेकेराइड, इसमें सेकेराइड की एक इकाई भाग ले रही है, इससे छोटा रूप नहीं है भैया कार्बोहाइड्रेट का, इस ग्लूकोज से छोटा नहीं है। बोलो। अब यहां से लेकर के इस स्टार्च से लेकर के इस ग्लूकोज तक की कहानी क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले मुझे बताओ ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं मिटा दूं, ये सारी चीजें मैं आपको मिटा दूं। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए सिखाई है कि आपको समझ में आ जाए कि भैया हमने ये सब खाया तो इससे हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ, और जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च, जो कि मैंने यहां भी आपको बता दिया भैया। इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा भैया, याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैंने कहा कि शुरुआत की 2-3 क्लासें आपको समझना पड़ेगा, फिर मैंने अगर आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जान जाओगे। यहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से चीजें बताई है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में नहीं बताया है कि नहीं है? सिर्फ इतना ही बताया है कि जितना अभी आपके काम का है, उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे, ये जरूरी है भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, ठीक है भाई। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि अगर आप फल, जूस, मिठाइयाँ, आलू, चावल, मक्का, सब्जी, रोटी, दूध, बादाम, मूंगफली, गुड़, चीनी, शहद, अगर आप ये सभी खाते हो तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है? इससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप प्राप्त होता है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है भैया। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। अब देखो भैया, तो सबसे पहले आपके मुंह में भोजन गया, भाई ये सब चीजें खाते हो तो आपके मुंह में जाएगी। अब मुंह में क्या क्या होता है?
अरे भाई आपके मुंह में क्या क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपके मुंह में क्या क्या है, तो आप कहोगे कि टीथ है, ठीक है भाई, दांत है। उसके अलावा टंग है, ठीक है भाई, जीभ है। और उसके अलावा क्या है, लार है, यानी कि सलाइवा है। इस सलाइवा का निर्माण कौन करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स करती है, ठीक है भैया। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाएगी, सलाइवा। और सलाइवा में भैया कुछ एंजाइम होते, कुछ एंजाइम होते। कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। और ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, इसका ही दूसरा नाम होता है भैया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये इस स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज शुगर में बदल देगा भैया। और ये माल्टोज शुगर अभी अभी मैंने आपको बताया है डाइसेकेराइड का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है भैया। ये किसका उदाहरण है, ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि ये सभी चीजें आपने खाई, जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ, स्टार्च प्राप्त हुआ, और स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने इस स्टार्च को तोड़ा और किस में कन्वर्ट कर दिया, इस माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, इस माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम के बारे में पूछा जाता है आपसे कि ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम किस में पाया जाता है, तो याद रखना भैया लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। और सलाइवा का निर्माण कौन करती है, तो सलाइवा का निर्माण करती है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि करती है। कौन सी करती है, लारीय ग्रंथि करती है। बताओ बताओ भैया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो बताओ कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता है, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लार का निर्माण कौन करती है, लार का निर्माण करती है सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि करती है। और ये लारीय ग्रंथि कहां होती है, आपके मुंह में होती है भैया। आपके मुंह के अंदर ये जो खाली जगह है इसे माउथ केविटी कहा जाता है, या बक्कल केविटी कहा जाता है, या फिर ओरल केविटी कहा जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग्स, और इनकी लोकेशन क्या है भैया, तो आप माउथ केविटी कह सकते हो। केविटी का मतलब होता है गुहा, खाली जगह। तो आपके मुंह में जो खाली जगह है उसे आप क्या कहोगे, माउथ केविटी, या फिर ओरल केविटी भी कह सकते हो, मतलब सेम है, या फिर बक्कल केविटी भी कह सकते हो, या फिर माउथ भी कह सकते हो। तो आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके दांत कहां है, आपकी जीभ कहां है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि कहां है, तो बता देना माउथ केविटी में, ओरल केविटी में, बक्कल केविटी में, या महर माउथ में। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया किस केविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। आपके ऑप्शन हो सकते हैं ओरल केविटी, एब्डोमिनल केविटी, थोरेसिक केविटी, पेल्विक केविटी, ये सब आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखना, इनको हल्के में मत लेना, याद कर लेना, माउथ केविटी, ओरल केविटी, बक्कल केविटी, या फिर माउथ, यानी कि लोकेशन होती है भैया। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या मैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में यहां पे पढ़ा दूं मैं आपको, चलो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब मिटा दूं मैं आपको, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ध्यान से समझना, चीजें बहुत अच्छी है भैया, क्योंकि ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना, जब सारा चैप्टर पढ़ लोगे ना तभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआत की जो 3-4 क्लासें है ना भैया, पूरा जोर लगा दो अपना, बिल्कुल, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो समझ लेना पूरा चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। आगे की 5-7 क्लासें आप रट लोगे, पढ़ लोगे, कोई मतलब नहीं है उनका। तो शुरुआत की 2-3 क्लासें है ना भैया, 4 क्लासें, 3 क्लासें, जो कुछ भी है इनको बहुत अच्छे से आपको समझ में आना जरूरी है। अगर नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। और जहां से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, फिर आप कहते हो कि भैया हमसे तो क्वेश्चन पूछा ही, हमें तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। टीचर ने सब पढ़ाया है भैया, आपका ध्यान ही नहीं था, आपका ध्यान ही नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको पता होना जरूरी है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो क्या काम करता है, आपके मुंह में जो स्टार्च है, स्टार्च किसका रूप है, अरे भैया जटिल कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, जो ये सब खाने से आपको मिला है, ये सब खाने से आपको मिला है। और इस स्टार्च को इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने किस में तोड़ दिया, माल्टोज शुगर में तोड़ दिया। तो देखो एंजाइम कुछ इस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अरे मैंने क्या कहा था, क्या होता है पाचन, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना या जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप है तो इसे सरल रूप में बदल दिया। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का उदाहरण होता है स्टार्च और डाइसैकेराइड का उदाहरण होता है माल्टोज शुगर। तो बोलो तोड़ा या नहीं तोड़ा, तो कुछ इस तरीके से एंजाइम तोड़ने का काम करते हैं भैया। इस तरीके से एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से भोजन के पाचन में किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी खास आवश्यकता होती है, आज के बाद में आपको बताना है कि एंजाइम की खास आवश्यकता होती है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ध्यान से समझना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। अब भैया नाम से स्पष्ट है कि ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये जो लारीय ग्रंथि है, ये किसका निर्माण करेगी, तो ये सलाइवा का निर्माण करती है। किसका, सलाइवा का, यानी कि लार का। किसका निर्माण करती है, लार का निर्माण करती है। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखना ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है ये होती है 3 जोड़ी। कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। और ये संख्या में कितनी होती है, संख्या में 6 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक जोड़ी क्या है, एक जोड़ी पेन है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 पेन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 जोड़ी पेन है, तो उसका मतलब क्या है, मेरे पास 8 पेन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 जोड़ी शूज है, 2 जोड़ी शूज है, तो मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। सिंपल सी बात है, संख्या में 4 है, जोड़ी में 2 कह सकते हो आप। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 जोड़ी पैंट है, उसका मतलब मेरे पास 4 पैंट है। तो एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 3 जोड़ी है भैया स्लाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। तो इसका मतलब क्या है, संख्या में कितने है ये है संख्या में 6। देखो भैया कौन कौन सी है। पहली स्लाइवरी ग्लैंड्स का नाम लिख रहा हूं, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारे कान के पास होती है, याद रखना। कहां पे होती है, कान के पास होती है। और ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी क्या है, लारीय ग्रंथि है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी देखो, दूसरी है भैया सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारी जीभ के नीचे होती है, ठीक है। और ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है।
और जो तीसरी होती है भैया वो होती है सबमैंडिबुलर। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारे निचले जबड़े के नीचे होती है भैया, या निचले जबड़े के पास होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि होती है भैया ये सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए निकल गए। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि कान के पास होती है। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगी। ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि अब यह सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। और सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है। याद रखना एक जोड़ी ये होती है, यानी कि इनकी संख्या 2 होती है। एक जोड़ी ये होती है भैया, यानी कि इनकी संख्या 2 होती है कि नहीं है? और एक जोड़ी ही भैया ये होती है। ये जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये अकेली 70 से 75% लार का निर्माण कर देती है। ये 70 से 75% अकेली लार का निर्माण कर देती है। और ये दोनों मिलकर के भैया 25 से 30% लार का निर्माण करती है। बताओ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ में आए? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा से बता देता हूं। माउथ कैविटी में, बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में आपकी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि सलाइवा का निर्माण करती है। इनकी संख्या 6 होती है, जोड़ी में 3 जोड़ी होती है। पहली है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, एक जोड़ी होती है, कान के पास होती है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। दूसरी होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, एक जोड़ी होती है, जीभ के नीचे होती है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। तीसरी है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आपके निचले जबड़े के नीचे होती है या पास में होती है, एक जोड़ी होती है। और ये सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि है। ये लगभग 70 से 75% अकेली लार बनाती है। और ये दोनों मिलकर के भैया 25 से 30% लार बनाती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथियां होती है, ये तीनों के तीनों जो लारीय ग्रंथि है, यानी कि 3 जोड़ी, यानी कि ये जो 6 की 6 लारीय ग्रंथि है, ये सब किसका निर्माण करती है? ये सब लार का निर्माण करती है। तो आइए लार के बारे में और जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? ओके भैया। भैया मैंने ये तो आपको लारीय ग्रंथियों के नाम बता दिए। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है कि नहीं है? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स जिनका मैंने अभी नाम लिखाया था, ये सभी किसका निर्माण करती है? ये सभी लार का निर्माण करती है। तो सबसे पहले के आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लार में क्या क्या पाया जाता है। तो ये सभी लारीय ग्रंथि किसका निर्माण करती है? लार का निर्माण करती है। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि लार में क्या क्या होता है? ये सभी ग्रंथियां किसका निर्माण करती है? ये सभी ग्रंथियां लार का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लार का। तो भैया हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि लार में क्या क्या होता है। तो लार में भैया लगभग 90 से लेकर के 95% जो होता है वो होता है जल। लार देखो होगा आपने, चिपचिपी सी होती है, वो होता है म्यूकस के कारण होती है भैया ये चिपचिपी। तो ये चिपचिपा पदार्थ है म्यूकस, ये क्या है? चिपचिपा पदार्थ। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होती है। ये सभी भैया मिनरल्स होते हैं। तो पता होना जरूरी है। जिंक के बारे में आपको विशेषकर याद रखना है, क्योंकि ये जिंक जो होता है ये आंसू में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। ठीक है, ये जिंक आंसू में भी पाया जाता है, पसीना में भी पाया जाता है और ये लार में भी पाया जाता है। तो जिंक के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं। कल मैंने आपको लिखवाया था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, लारीय जो ग्रंथि है, ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। आया कुछ याद?
आया कुछ याद? तो ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो जूस का और एंजाइम का निर्माण करती है। तो भैया ये भी तो जूस ही है, एक प्रकार का सलाइवा भी तो। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, है कि नहीं है? तो कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं वो देखो। तो इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा पाया जाता है भैया आपका टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है भैया सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता क्या है, तो ये तो भैया मैं आपको बता चुका, भाई ये तो मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है या फिर सलाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को ये माल्टोज शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है, तो ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का काम करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखना मेरे भाई, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एक तो होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, और दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम जो एंजाइम क्या करता है, अब भैया मैंने क्या कहा कि ये लार कहां होती है, आपके मुंह में होती है, आपके माउथ कैविटी में, आपके बक्कल कैविटी में, आपके ओरल कैविटी में, आपके माउथ में होती है। तो जैसे ही भोजन आपके मुंह में गया, तो भोजन के साथ में अगर कोई छोटे मोटे कीटाणु आ गए या फिर बैक्टीरिया आ गए, उन्हें नष्ट करने का काम करता है कौन, ये लाइसोजाइम एंजाइम। तो भोजन के साथ में अगर कोई कीटाणु कोई बैक्टीरिया आ गया है भैया, दिख तो रहा है ना आपको, अगर कोई कीटाणु, ये बैक्टीरिया नहीं दिख रहा, अगर कोई कीटाणु या फिर बैक्टीरिया आ गया है, कहां पे लिखूं, इधर लिख देता हूं, अगर भोजन के साथ में, भोजन तो दिख रहा है ना आपको, हाँ, तो भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई कीटाणु आ गया है छोटा मोटा, तो उसे छोटा मोटा, प्रत्येक को नहीं कर पाता भैया, कोई छोटा मोटा आ गया है तो उसे नष्ट करने का काम करता है। तो उसे ये नष्ट करने का काम करता है कौन, ये लाइसोजाइम एंजाइम। तो अब तक मैंने आपको दो एंजाइमों के बारे में बताया जो कि लार में पाए जाते हैं। एक है लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ में अगर कोई छोटा मोटा कीटाणु या बैक्टीरिया आ गया उसे नष्ट कर देगा, और दूसरा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो क्या काम करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन क्या निकल करके आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मेरे भाई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के साथ में अगर कोई कीटाणु कोई बैक्टीरिया आ गया उसे नष्ट कर देगा, उसे खत्म कर देगा। और दूसरा एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये स्टार्च को, स्टार्च का एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये पोलोसेकेराइड का उदाहरण है, जिसे ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा भाई है जिसको यहां तक की कहानी आपको समझ में नहीं आई हो? और बताता हूं, लार से संबंधित और कुछ फैक्ट बताता हूं। अगर आपसे लार का पीएच मान पूछे कि भाई लार का पीएच मान कितना होता है, तो बता देना 6.8 होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय। अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है कि इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय हो जाएगी, बाद में हम आपको समझाएंगे। वैसे मैं बता देता हूं कि 7 से पीएच स्केल देखा आपने, पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 तक
अंक होते हैं। तो 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 1 के आसपास के मान है जैसे कि 1, 2, 3 वो प्रबल अम्ल होते हैं और 7 के आसपास के मान है जैसे कि 6, 5, 4 वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो इसकी प्रकृति कितनी है? 6.8 है। 608 नहीं है भैया, 6.8 है इसका पीएच मान। तो इसका पीएच मान 6.8 है, तो उसका मतलब यह है कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? दुर्बल अम्लीय हो जाएगी। 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो 14 के आसपास के जो मान है वो भैया प्रबल क्षारीय होते हैं, जैसे कि 14, 13, 12 ये सभी। ठीक है, उसके बारे में बाद में बता देंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है कि आपने मेंबरशिप ले रखी हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा हो, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे तो इतना नहीं पता है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना भैया वीडियो को, ताकि वो भी बेच ले सके, वो भी पढ़ सके। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं? ओके, आगे चलते हैं भैया। मिटा दूं क्या? ओके, ठीक है। अभी सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं जो सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने संपूर्ण पढ़ लिया है। जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है भैया, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है भैया बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि मेरी शुरुआत की 4 क्लासें देख लेना और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना भैया, आपके आधे सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे सिर्फ इन 4 क्लासों में, सिर्फ इन 4 क्लासों में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया? मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। चले आगे, चले आगे। देखो भैया और आगे चलते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो भैया ऊपर होके निकल जाएगी। शुरुआत की 3-4 क्लासें में बार बार आपसे कह रहा हूं ध्यान से आराम से पढ़ना है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 3-4 क्लासों के बाद में फिर हम आराम से आपको पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भैया फिर तो आपको आधी सारी चीजें तो आपको पता रहेगी। देखो भैया आगे चलते हैं। अब ये माल्टो शुगर जो होता है ना, ये आगे जाकर भी टूटता है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। देखो भैया आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत से एक जूस निकलता है जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि आंतीय रस या फिर आंतर रस भी कहा जाता है, आंतीय रस। ठीक है, और इस इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम होते हैं भैया। कौन कौन से? एक होता है माल्टेज एंजाइम, दिख रहा है? चलो मैं थोड़ा सा कैमरा को, चल फिर ये नहीं कट जाएगा, सही है, थोड़ा पास में लिख देता हूं। एक होता है माल्टेज एंजाइम, ठीक है। दूसरा होता है लैक्टेज एंजाइम और एक होता है सुक्रेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या क्या करते हैं उनकी कहानी समझिए। आओ एक एक के बारे में बात करते हैं। देखो भैया अगर आप बादाम खाते हो और मूंगफली खाते हो तो बादाम और मूंगफली में कौन सी शर्करा होती है? तो इसमें होती है भैया माल्टोज शुगर। और इस माल्टोज शुगर को ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये वाला पहला वाला, ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये जो माल्टेज एंजाइम है ये किस में तोड़ देगा? ये तोड़ देगा भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो या तो आप डायरेक्ट बादाम और मूंगफली खा लो जिससे आपको माल्टोज शुगर प्राप्त होगी, या फिर आपने ये सब चीजें खाई तो इनसे आपको जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, है कि नहीं?
जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ स्टार्च, और स्टार्च को पहले तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शुगर में तोड़ेगा और उसके बाद में भैया यही माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो आप डायरेक्ट इस माल्टोज शुगर को इस माल्टेज एंजाइम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि माल्टोज शुगर को उसके बाद में ये जो माल्टेज एंजाइम है जो कि आपके इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, ये माल्टेज एंजाइम जो होता है इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। और मैंने आपसे कहा था कि सबसे सरल रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का, कौन? ये ग्लूकोज। इसके बाद में आगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, उसके बाद में आगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या है? ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज आगे क्या करता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये बात क्लियर है तो ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया था ना, सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार, तो सबसे छोटा जो था वो था मोनोसैकेराइड। इसमें सैकेराइड की एक इकाई भाग ले रही थी, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? ग्लूकोज था, एक फ्रक्टोज था और एक गैलेक्टोज था। तो ये सब भैया कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सबसे छोटी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो इसके बाद में इसका पाचन नहीं होगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बादाम और मूंगफली में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बादाम और मूंगफली में कौन सी शर्करा होती है, तो बता देना भैया माल्टोज शुगर होती है। कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज शुगर होती है। और इस माल्टोज शुगर को ये माल्टेज एंजाइम किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। ये चीजें याद रखने योग्य है मेरे भाई। ओके भैया, आगे बात करते हैं। और पूछता हूं मैं आपसे, जैसे कि भैया दूध है। अब दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अरे भैया दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना मेरे भाई, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में लैक्टोज शुगर होती है। और इस दूध में पाए जाने वाले इस लैक्टोज शुगर को ये जो लैक्टेज एंजाइम है दूसरे नंबर का, ये जो लैक्टेज एंजाइम है दूसरे नंबर का, ये लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ देगा? ये तोड़ देगा भैया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। बताओ, तो वापस ग्लूकोज आ गया, वापस क्या आ गया? वापस भैया ग्लूकोज आ गया। ये देखो वापस ग्लूकोज आ गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है भैया। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि यहां पर दूध का पाचन हो चुका है यानी कि दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है इसका पाचन हो चुका है। बादाम और मूंगफली में पाए जाने वाली जो शर्करा है उसका पाचन हो चुका है। अरे शर्करा ही तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, एक ही तो बात है, कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, शर्करा कह दीजिए, तो कोई दिक्कत यहां तक। हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है। इस लैक्टोज शुगर को जो लैक्टेज एंजाइम है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। बात क्लियर है? दूसरे एंजाइम का कार्य बता दिया मैंने, पहले एंजाइम का कार्य मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे एंजाइम का कार्य देख लीजिए, सुक्रेज एंजाइम का। इसे मैं मिटा दूं, हमारे पास जगह कम है भैया, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, ठीक है भाई। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है आपको पता होना जरूरी है। बादाम और मूंगफली में कौन सी शर्करा पाई जाती है आपको पता होना जरूरी है। यानी कि नोट्स बना लेना, ऊपर से पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके 29 रुपए जो आपने पर मंथ दिया उसकी मेरे लिए बहुत कीमत है, चाहे आपके लिए कीमत हो या ना हो। तो पढ़ना जरूरी है। हम यहां पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए हमने बेच लिया है, तो फिर पढ़ो ना यार। जब मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के मेरा गला थक गया है यार, गला दर्द करने लग गया है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करो। तो लिख लेना इन चीजों को। किसी को नोट्स नहीं दूंगा, ध्यान रखना, नोट्स तब दूंगा जब पूरा आपका पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब क्या करोगे नोट्सों को?
पीडीएफ चाहिए, बनाओ ना नोट्स, यही तो नोट्स ही तो बनवा रहा हूं मैं, हमने भी तो मेहनत किया, हमने भी तो अपने हाथों से बनाए हैं। एक एक चीज लिखनी पड़ेगी कॉपी में। जिसको नोट्स मिलेगा, जो अपनी कॉपी में पूरे नोट्स लिखकर मेरे पास इंस्टाग्राम पर भेजेगा ना, उसको इनकी पीडीएफ मिलेगी, उसी बंदे को ही नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखना, कोई नोट्स नहीं मांगेगा मेरे से। जिसने अपने हाथों से नोट्स बना रखे होंगे, कॉपी के प्रत्येक पेज की फोटो भेजेगा मेरे पास, जो मैंने पढ़ाया उसकी, उसी को ही नोट्स की पीडीएफ दूंगा मैं, नहीं तो किसी को भी नहीं दूंगा। अब आपके ऊपर है। तो 2 एंजाइम आपको समझ में आ गए। तीसरा एंजाइम देखो, सुक्रेज एंजाइम। देखो भैया, गुड़, चीनी और शहद, इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है सुक्रोज शुगर। कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। और उसको ये तीसरा जो एंजाइम होता है ना, ये सुक्रेज एंजाइम, ये सुक्रेज एंजाइम ये किस में तोड़ता है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो देखो वापस ग्लूकोज आ गया, वापस क्या आ गया? वापस ग्लूकोज आ गया भैया। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है। तो कोई दिक्कत यहां तक? तीनों एंजाइमों का कार्य बता दिया, तीनों एंजाइमों का कार्य बता दिया। ओके भैया, अब मैं इन तीनों को मिटा रहा हूं, मिटा दूं तीनों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल बता दिया कि पर्सनल इन एंजाइमों का कार्य क्या है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके पढ़ लेना भैया। अब देखो कहानी वापस दोबारा यहीं से ही शुरू होती है कि आपने ये सब खाया, इन सब से आपको जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ, नाम है स्टार्च। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस स्टार्च को आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है, ये लार का निर्माण करती है। और लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, इसने इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ दिया। फिर इस माल्टोज शुगर को इस माल्टेज एंजाइम ने, इस माल्टेज एंजाइम ने किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। या तो आप बादाम या मूंगफली खा लीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट ये शर्करा प्राप्त हो जाएगी, जिससे डायरेक्ट आपको शर्करा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप ये सब चीजें नहीं खाते हो तो फिर भैया कुछ इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है भैया ग्लूकोज। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, का सरल रूप है भैया, यह सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब फिर भैया आप सोच रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ लिया, तो बहुत सारों के मन में तो अभी भी ये भी आ रहा होगा कि भैया फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन खाऊंगा। अरे भैया ये पाचन ही है, ये पाचन ही है, ये पूरा जो हुआ है ये पाचन ही है ये। अरे भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना पाचन कहलाता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का ये जटिल रूप है, ये सरल रूप है, तो ये पाचन हो गया। इस पाचन में कौन सहायक होते हैं? तो एंजाइम सहायक होते हैं। देख लीजिए आपके सामने, मैंने आपको 3 एंजाइम तो ये पढ़ाए हैं, 2 एंजाइम लार में पाए जाने वाले एंजाइम पढ़ाए हैं। तो आज की इस क्लास से आपको 5 एंजाइम क्लियर हुए या नहीं हुए? इन 5 एंजाइमों के नाम आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई, और इनके काम आपको पता होना जरूरी है। ये 3 एंजाइम तो कहां से निकले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। और 2 एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, वो कहां से निकले हैं? आपकी लार से, जो आपके माउथ में है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से। अब ध्यान से समझना, जब आप खाना खाते हो तो भोजन आपके मुंह में जाता है। मेरी बातों को ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बता जाऊंगा। जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आपके मुंह में भोजन जाता है। तो मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखो आपके मुंह में ही है अभी तक खाना, आपके मुंह में ही है अभी तक खाना। आपने ये सब खाया, जिससे आपको क्या प्राप्त हुआ? स्टार्च प्राप्त हुआ। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, दांतों ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है कि नहीं है। साथ ही साथ में जो लार है वो भोजन के साथ मिली,
है कि नहीं है? आपके मुंह में, अभी यहां की बात कर रहा हूं मैं, आपके मुंह की, दांतों ने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और भोजन के साथ में लार मिली। इस लार में दो एंजाइम है, एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है और एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। तो इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में भोजन खा गया, मुंह के बाद में जीभ भी भोजन को निगल देती है, तो भोजन नली से होते हुए आपके पेट में पहुंच जाता है। आपके पेट में, याद रखना, प्रोटीन का पाचन होता है। जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तब आपको बात समझ में आएगी। तो भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो भोजन नली है, इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह बात आपको याद रखनी है। और आपके मुंह में किसका पाचन होता है? तो आपके मुंह में भैया किसका पाचन हो गया? तो आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो देखो, ये सारी चीजें कहां है? ये आपके मुंह में है। तो मुंह में किसका पाचन हो रहा है? तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो शुरुआत है वो आपके मुंह से होती है भैया। और मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? आपके मुंह से होती है। या फिर भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भोजन के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होती है। देख सकते हो आप, आपके मुंह की कहानी है। मुंह में ये लार पाई जाती है, लार में ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल रूप होता है स्टार्च, इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। ये पाचन ही है भैया, ये एंजाइम ने पाचन किया है। एंजाइम ने इस जटिल कार्बोहाइड्रेट को भैया सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आपके मुंह में पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, अपूर्ण पाचन हुआ है। क्योंकि मुंह के बाद में भोजन नली में भोजन गया, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ। उसके बाद में पेट में भोजन जाता है, पेट में 3 से 4 घंटे तक भोजन ठहरता है। भोजन नली के बारे में पढ़ाऊंगा, पेट के बारे में पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। याद रखना, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का पाचन नहीं होता। पेट के बाद में फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भैया फिर ये इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण होता है और फिर ये एंजाइम होते हैं, तीनों एंजाइम, जो तीनों के तीनों ये एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। जिनमें से जो माल्टेज एंजाइम है ये माल्टोज शुगर को किस में तोड़ता है? ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है कि नहीं है? तो ये सारी प्रोसेस आपके मुंह में हुई, ठीक है, और ये सारी प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। ये चीज का भी आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन आपके मुंह में नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन कहां जाकर के होता है? आपके छोटी आंत में जाकर के होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि यहां पर मुंह में शुरुआत हुई है और भैया अंत इसका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाकर के हुआ है। माउथ बोलते हैं इसको, मुंह को, ठीक है। तो अपूर्ण पाचन होता है आपके मुंह में। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होती है, लेकिन मुंह में कौन सा पाचन होता है? अपूर्ण पाचन होता है, ये याद रखना। पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है कार्बोहाइड्रेट का? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना कहानी? मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, ये ऊपर होके जा रही है। वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर बोलोगे कि आपने तो मैं पढ़ाया नहीं है। मैं पढ़ाया सब होता है, आप लाइनों को ध्यान से नहीं सुनते हो, पढ़ खा रहे हो, ध्यान खा जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो 5 एंजाइम क्लियर हो गए, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर जब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये पांचों एंजाइमों के कार्य आपको पता होना जरूरी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं आपका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे ग्लूकोज का आगे क्या होता है। आगे ग्लूकोज का क्या होता है? पहले देखो भैया,
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है जैसे कि फल है, जूस है, मिठाई है, आलू है, चावल है, मक्का है, सब्जी, रोटी, दूध, बादाम, मूंगफली, गुड़, चीनी, शहद, ये सभी आप खाते हो तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप प्राप्त होता है स्टार्च। जैसे ही ये भोजन हमारे मुंह में जाता है तो इस स्टार्च को लार में पाए जाने वाला जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मुंह के बाद में भोजन नली में जाता है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। भोजन नली के बाद में भोजन जाता है आपके पेट में, 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, लेकिन आपके पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, ना तो वसा का पाचन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और भैया पेट के बाद में फिर भोजन जाता है आपकी छोटी आंत में। तो छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में ये सारी प्रोसेस होती है। वो हम आपको जब छोटी आंत पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ा देंगे। तो छोटी आंत में से एक जूस निकलता है, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम होते हैं जिनका कार्य मैंने आपको पढ़ा दिया। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर का ये लैक्टेज एंजाइम पाचन करता है। गुड़, चीनी, शहद में पाई जाने वाली सुक्रोज शुगर का ये सुक्रेज एंजाइम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और बादाम और मूंगफली में पाई जाने वाली जो शुगर होती है माल्टोज शुगर, उसमें ये माल्टेज एंजाइम सहायक होता है। और फिर यहां से ये जो आ रही है प्रोसेस, इस माल्टोज शुगर को भी यही माल्टेज एंजाइम तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में सेम प्रोसेस है। तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन आपकी छोटी आंत में होता है। अपूर्ण पाचन की शुरुआत, अपूर्ण पाचन मुंह में होता है। उसके बाद में यानी कि मुंह से कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। अब ध्यान से समझना कि ये ग्लूकोज क्या काम करता है। पहले ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, इसे मैं मिटा दूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में लिख सके। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब देखो एक छोटी सी कहानी हो रहा है, उसको समझ लो। भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप क्या है, ग्लूकोज है। ओवरऑल चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ये सभी लास्ट एंड फाइनल जाकर के किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अब ये ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज ये ग्लूकोज जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है। और ग्लूकोज यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत के किस भाग में हो जाता है, तो डुओडेनियम वाले भाग में हो जाता है। और जेजुनम और इलियम वाले भाग में क्या होता है, फिर ये जो पचा हुआ जो भोजन है, अब भैया ये कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पच चुका है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तो भोजन का जो पचा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं भाई, जो भोजन का पचा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये भोजन का अंतिम रूप होता है पच जाने के बाद में। इसका सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को छोटी आंत के इलियम और जेजुनम वाले भाग में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। पचा हुआ जो भोजन होता है ना, उस पचे हुए भोजन का छोटी आंत के इलियम और जेजुनम वाले भाग में क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण होकर के ब्लड की सहायता से हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, उन सभी कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है कौन, ये ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज ब्लड की सहायता से कहां पहुंच गया है, ये ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक सेल्स के पास पहुंच गया, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच गया है। और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं। इस ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में भी एनर्जी आती है। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया ये चीज आपको समझ में नहीं आई, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं कि छोटी आंत होती है ना, इसके 3 भाग होते हैं। एक डेडुनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। तो डुओडेनियम वाला जो भाग होता है ना, डुओडेनियम वाला भाग जो पहला भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सारी चीजें एक्चुअली में चैप्टर के एंड में समझ में आती है, लेकिन मैं आपको चैप्टर की दूसरी क्लास में आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। तो छोटी आंत का जो डुओडेनियम वाला भाग होता है ना, डुओडेनियम वाला भाग, छोटी आंत का जो डुओडेनियम वाला भाग होता है, उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। जेजुनम और इलियम वाले भाग में, इन दोनों भागों में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है ना, पचा हुआ भोजन, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के पश्चात ये पचा हुआ भोजन ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। आपके शरीर में, आप सभी को पता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाता है। तो कोशिकाओं के पास जो भोजन पहुंचा है वो ग्लूकोज पहुंचा है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन
अरे रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन आती है आपके फेफड़ों के पास पहुंचती है ना वातावरण में उपस्थित हवा, फिर हवा आपके फेफड़ों से सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड की सहायता से घुल के आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो कोशिकाओं में क्यों जाती है? क्योंकि इस ग्लूकोज को तोड़ना होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एटीपी को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता आती है, जिससे हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है, लगातार हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। तो भोजन का मुख्य उद्देश्य यही है भैया, यही है भैया भोजन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल ये काम होता है। चलो छोड़ो, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। आप तो सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है कौन? सबसे सरल रूप कौन होता है? सबसे सरल रूप कौन होता है? तो ग्लूकोज होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो गया है, ये सबसे छोटा रूप है कार्बोहाइड्रेट का, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। जैसे आज आपने पढ़ा है वैसे ही आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से आपके शरीर में वसा का पाचन होता है। जब ये तीनों चीज आप समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि भैया यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखोगे, रेलवे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एसएससी के, या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, राजस्थान पुलिस के, लेब स्टैंड के, दिल्ली पुलिस के, एसएससी के, सीजीएल के, एमटीएस के, सीपीओ के, अरे मैं कह रहा हूं दुनिया भर की जितनी भी एग्जामें होती है ना, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप पेपर उठा करके देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो भैया लगभग 70% तो क्वेश्चन इन एंजाइमों से पूछे गए हैं। किस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जगह से बनते हैं भैया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कल हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। जब आप ये 3 क्लास पढ़ लोगे, कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली, वसा वाली, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक होकर के चैप्टर पढ़ना, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको बता दो भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री, आपको फ्री मान लो यार, 29 रुपए पर मंथ देना है। 29 रुपए पर मंथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। अगर अच्छी सी कोचिंग में जाके पढ़ोगे ना इस कंटेंट का तो 10,000 रुपए फीस लेगा भैया। मैं आपसे 29 रुपए ले रहा हूं जिसमें चाय नहीं पी जाती है आजकल। तो अपने जो भी भाई बहन ना उनको बता देना कि इस यूट्यूब चैनल पर मात्र 29 रुपए पर महीने में बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम प्रोटीन के पाचन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। बाय बाय। ठीक है, पढ़ लेना भैया, 5 एंजाइम याद कर लेना, फिर कल क्वेश्चन पूछूंगा इन एंजाइमों से। ठीक है, ओके, बाय बाय।